अस्सलाम वालेकुम। क्लास कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जहाँ पर कल हमने इसको छोड़ा था, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए एक्सरसाइज 4.2 के, तो आज हम वो कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें सारे एक दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 18 कॉपी कर लें सारे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 एक दफ़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है आपके पास, प्रूव डेट के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रूव डेट, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, ए ओवर बी सी, बी ओवर सी ए, सी ओवर ए बी। किसके इक्वल प्रूफ करना है? ज़ीरो के। किसके इक्वल प्रूफ करेंगे? अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहला जो स्टेप होगा, सबसे पहले आप ऑब्वियसली यहाँ पर जो साइड लेंगे वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड ले तो रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि अब दोबारा ये लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर अब प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम को। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए बी सी। तो जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होगा वो हम लिखेंगे ए बी सी, ये मल्टीप्लाई किया है और ये डिवाइड, ठीक है। और पूरा जो आपके पास डिटर्मिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है उसको हम कॉपी कर देंगे। जैसे कॉलम वाइज में लिख रहा हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी, ए ओवर बी सी, बी ओवर सी ए, सी ओवर ए बी। देन अभी यहाँ पर मैं अगेन प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूँगा। और प्रॉपर्टी क्या इंप्लीमेंट करूँगा, क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट रॉ है उसमें ए स्क्वायर ए और ए ओवर बी सी है, बी स्क्वायर बी, बी ओवर ए सी स्क्वायर सी और सी ओवर ए बी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पर लिखूँगा मल्टीप्लाई ए बाय R1। ए को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है R1 से, बी बाय R2 एंड C बाय R3। अब देखते हैं इम्प्लीमेंट करने के बाद कि यहाँ पर आपके पास क्या जो डिटरमिनेंट है वो आता है। यहाँ पर क्योंकि ऊपर ये जो A था इसको हमने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है, जो B है उसको सेकंड रो से, और जो थर्ड आपके पास एलिमेंट C है उसको हमने थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब आपके पास आ जाएगा सिंपल 1 ओवर ABC। अब यहाँ पर जब आप रॉ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ये हो जाएगा ए क्यूब और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पर जे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम 1 ओवर जो कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए बी सी, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर ए को तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा ए ओवर ए बी सी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम 1 ओवर करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि सर अगर हम 1 ओवर ए करें तो अगर 1 ओवर ए करेंगे तो हम हमारे पास कंडीशंस क्या आएंगी। ऐसी रफ वर्क में मैं आपको बताऊं, यहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ है ओवर ए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए ओवर ए, यहाँ क्या लिखा हुआ है ए ओवर ए बी सी। अगर आप 1 ओवर ए मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ ये वाला, तो कंडीशंस अगर हम चेक करेंगे कैंसिलेशन के बाद तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा ए,
यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर फिर दोबारा क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल 1/BC। तो कंडीशन यहाँ पर आपके पास नहीं आ रही। ये बात समझ में आई। अगर आप यहाँ पर कंडीशंस इंप्लीमेंट करोगे तो कंडीशन यहाँ पर इंप्लीमेंट करने से हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। बट अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, A²/BC। क्या कोई वैल्यू सेम हुई? अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया A³ हो रहा है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये हो रहा है आपके पास B³ B² और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास B²/CA। आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर आपने करना क्या है, ठीक है, कंडीशंस यहाँ पर इसलिए समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को, है तो 2 लाइनों का आंसर, बट यहाँ पर अब आपको, क्योंकि अब डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, तो डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर आपके पास यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस आ रही हैं। तो अब आपने यहाँ पर अगर ABC लेकर आना हो तो हम क्या करें? अगर आपने यहाँ पर सपोज करें, यहाँ पर मुझे चाहिए अगर ABC, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? अगर मल्टीप्लिकेशन करनी हो मुझे, जरा सोचें और फिर जरा मुझे बताएं। ABC क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर A यहाँ पर मल्टीप्लाई किया नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये कॉलम 1 है, इस तरह देखें, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। यहाँ जस्ट क्या लिखा हुआ है, ABC को मल्टीप्लाई करें कॉलम 3 से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सोचा है अभी उन्होंने, A² B² C² आ गया। यहाँ पर ABC क्योंकि कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, A² BC, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, BC। यहाँ क्या हो जाएगा, AB²C/CA और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ABC²/AB। तो यहाँ पर अब आपके पास ये कितनी लाइंस हो गई, 2 लाइंस हो गई। अब क्या करना है, कैंसिलेशन करनी है, अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है। ये देखें, AB से AB कैंसिल हो रहा है, CA कैंसिल, B और C। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो गए, सेम। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से पहले सोचना भी है कि हमारे पास कंडीशंस क्या बन रही हैं, अगर हमें कुछ ना कुछ हिंट दी जाती हैं। तो मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हम प्रॉपर्टीज किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो A² B² C² आ गया, यहाँ पर ABC, यहाँ पर A² B² C²। अब अगर आप लिखना चाहते हैं कि भाई हम कॉमन ले रहे हैं तो आप कॉमन ले सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास कॉलम्स जो हैं, हमने जो, दोबारा बता देता हूं, यहां पर जो आपके पास थर्ड कॉलम है, अब वो A² B² C² हो गया, और जो फर्स्ट कॉलम है वो भी आपके पास A² B² और C² हो गया। तो यहां पर आपके पास जब C1 और C3 सेम हो गए तो अब आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि हमारे पास आइडेंटिकल हैं C1 और C3, इसलिए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर हम जस्ट लिखेंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, so determinant should be 0। और 0 आने के बाद यहाँ पर मैंने कॉमन नहीं लिया, कल मैंने कॉमन लिया था, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं 5 नंबर में, अभी तक ये वाला क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा नहीं अभी तक, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही लिखवा दिया। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 1/ABC, डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो ये टोटली 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड आ गई और ये आपके पास प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कॉपी कर लेता हूं मैं। तो 13 में आपसे यहाँ पर कह रहे हैं 1 1 1 x y z y z z x x y। अब प्रूफ करना है
किसके इक्वल है? 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए मैं यहां पर आपको हिंट दे देता हूं। हिंट देना क्या है यहां पर, फिर आप मुझे सोच के बताइएगा जरा। यहां पर अभी मैंने प्रूफ लिखना है और प्रूफ लिखने के बाद यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहा हूं। टेकिंग, एक स्टेप लिखूंगा उसके बाद आप फिर मुझे बताएंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं तो उसके बाद एक प्रॉपर्टी भी साथ साथ लिख देता हूं। मैं सीधा यहां लिख रहा हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स वाई जेड, लिख दिया। अब मैं मल्टीप्लाई यहां पर लिख देता हूं, ये मल्टीप्लाई वाला एक्स वाई जेड है, ठीक है, और ये डिवाइड वाला एक्स वाई जेड है। अब यहां पर आपके पास 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई लिखा हुआ है। तो आप आराम से सोचें, यहां पर C2 जो आपके पास लिखा हुआ है और यहां पर जो C1 है, C1 सेम है, C2 सेम है, बट यहां पर एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर, और यहां पर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। तो मैं यहां देख रहा हूं अगर वाई जेड लिखा हुआ है तो यहां पर खाली एक्स है, यहां पर जेड एक्स है तो वाई मिसिंग है, तो वाई ये रहा, एक्स वाई यहां पर है तो जेड मिसिंग है। अब जरा सोचें और फिर मुझे जरा बताएं कि हम क्या करें। हिंट मैंने आपको दे दी है। ओके जी, तो यहां पर जो अब आखिरी में चैट में बता रहे हैं, यहां पर हम बात कह रहे हैं R1 को आप x से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां पर जरा सोचेंगे ना आप तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। अगर मैं यहां पर x को मल्टीप्लाई करता हूं, अब जरा समझने में लिखूंगा नहीं खाली, क्योंकि मिटाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा x, यहां एक्स स्क्वायर, यहां एक्स वाई जेड, यहां वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। तो मेरे पास ये वाली कंडीशन आ रही है, तो दोबारा मैं कॉमन अगर ले लेता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैसे और क्या कहा, अब ये जरा समझ लें। कंडीशन लिखता हूं, मल्टीप्लाई एक्स बाय R1, मल्टीप्लाई करने जरा एक्स को R1 से, y बाय R2 एंड z बाय R3। ठीक है, अब कंडीशन चेक करते हैं। यहां आ जाएगा 1 ओवर एक्स वाई जेड, एक्स को R1 से मल्टीप्लाई करना था तो एक्स 1 जा एक्स, एक्स 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 स्क्वायर, और यहां आ जाएगा एक्स वाई जेड। यहां y को मल्टीप्लाई करना है तो y वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड अरेंज करके लिख दिया, z जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अब आप यहां पर देखें कॉमन आ रहा है R3 से, सॉरी C3 से, तो यहां पर हम सेकंड प्रॉपर्टी एक इंप्लीमेंट करते हैं, और वो क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3। कॉमन जब हम लेते हैं यहां पर तो अब देखते हैं क्या आ जाएगा। R3 लिख दिया, दोबारा C3 है वो, जबकि C3, क्योंकि C3 हमारे पास सेम है, तो यहां पर ये हो जाएगा C3 का कॉमन जो हमने लिया एक्स वाई जेड वो ये आ गया, डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड पहले से लिखा हुआ है वो ये आ गया, यहां आ गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब क्या होगा, एक्स वाई जेड से कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ अगर हम ऑब्जर्व करें राइट हैंड साइड से तो C1 में 1 1 1 है, बट यहां पर C3 में जो हमारे पास कंडीशन आ रही है C3 में, यहां पर एक्स वाई जेड C2 में, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहां पर हमारे पास एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम में, तो यहां पर फर्स्ट कॉलम में। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अगर हम किसी भी रॉ या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट के बाहर माइनस आएगा, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी। तो हम यहां पर लिख देते हैं, सिर्फ पहले लिख देते हैं इंटरचेंज कर देते हैं C1 और C3 को, क्योंकि 1 C1 में और यहां पर C3 में, तो इंटरचेंज C1 एंड
C3। इंटरचेंज का मतलब है दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज, मतलब चेंज कर दें, जो C1 में है वो C3 में लिख दें, जो C3 में है वो C1 में। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 1 1, C2 की बात ही नहीं हुई तो C2 सेम रहेगा, और यहां पर आ जाएगा X Y Z। तो यहां पर क्योंकि इंटरचेंज किया है तो ये माइनस ये रहा, आपको नजर भी आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब हम कंडीशन देख रहे हैं, सेकंड में एक्स वाई जेड है और यहाँ पर थर्ड में, यहाँ पर थर्ड कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर सेकंड में, तो अगेन इंटरचेंज करेंगे। आप लिखेंगे अगेन इंटरचेंज C2 एंड C3। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस, ये पुराना माइनस है क्योंकि दोबारा इंटरचेंज करना चाह रहे हैं आप, तो ये माइनस एक और आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये हो गया आपके पास प्रूफ, क्योंकि प्लस में जानबूझ के मैंने इस तरह लिखा है, एक पुराना माइनस, अब दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर अब आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो इसको ज़रा देख लें, और इसको देखने के बाद मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 कर लें ज़रा बैठ के। सेम यही प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी है। जब आप प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करेंगे, वो भी 3 लाइनों का आंसर है उसके अंदर, पी क्यू आर नहीं है, वो पी क्यू गैमा लिखा हुआ है, ठीक है, आर नहीं है गैमा है। तो जरा ध्यान से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। a प्लस एक्स, कॉलम वाइज रीड कर रहा हूं, a a a प्लस एक्स, a अगेन a प्लस एक्स, प्रूफ करना है इक्वल है एक्स स्क्वायर 3a प्लस एक्स। तो कल मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की थी एक ही क्वेश्चन में भी, मतलब 3 से 4, और मैंने कहा था बेटा मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज से आगे भी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कौन सी प्रॉपर्टी कभी कोई सी प्रॉपर्टी। तो बहुत इजी है, यहाँ पर वही प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करूंगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 8 10 में यूज की थी। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर अगर मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ a 1/1 की, तो अगर मैं डाउनवर्ड कॉलम वाइज इसको देखता हूँ तो ये ए लिखा हुआ है, राइट साइड पर देखता हूँ तो ए लिखा हुआ है। इसका मतलब है कोई भी कॉलम्स ऐड हो सकते हैं किसी भी कॉलम के अंदर, और कोई भी यहाँ पर रॉ ऐड हो सकती है किसी भी रॉ में। तो यहाँ पर अब आपकी मर्जी, आप किसी भी ऐड कर लें, ऐड होने के बाद अगर ये ए और ये ए इसमें ऐड हो जाएगा तो 3a प्लस एक्स हो जाएगा, और वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखें आप। इसी तरह अगर आप C2 और C3 को C1 में ऐड करते थे तो भी आपके पास 3a प्लस एक्स आ जाएगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है मैंने C1 से करवाया था, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और अब प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐड C2 एंड C3 टू C1, C2 और C3 को C1 में ऐड कर दें, C2 और C3 को C1 में क्या कर दें, ऐड कर दें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, C2 का A C3 का A इसमें ऐड हो जाएगा, तो पहले से R जो आपके पास जो C1 है उसके अंदर पहले से जो पहला एलिमेंट है A मौजूद है, तो 3a प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3a प्लस एक्स, ये a प्लस a प्लस a 3a प्लस एक्स, अगेन a प्लस a 3a प्लस एक्स। तो यहाँ पर मेरे पास जो C1 है वो सेम हो गया, बाकी C2 और C3 एज इट इज आ जाएंगे, a प्लस एक्स a प्लस एक्स। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी होगी कि हम कॉमन ले रहे हैं C1 से, टेकिंग कॉमन,
फ्रॉम C1 कॉमन आ रहा है 3a प्लस एक्स, कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 a प्लस एक्स a a प्लस एक्स। अच्छा जी, अब देखें आपके पास C1 में 1 1 1 आ रहे हैं, तो अब रॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट R1 from R2 and R3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 3a प्लस एक्स। R1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो R1 तो सेम रहेगी आपके पास, और R1 है 1 a, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर a प्लस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले से a मौजूद है, यहाँ पर a पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर a प्लस एक्स पहले से लिखा हुआ है। जो सब्ट्रैक्ट करवाई है R1 उसके एलिमेंट्स अभी मैंने लिखने हैं और वो पेन चेंज करके लिख रहा हूँ। तो R1 का पहला एलिमेंट है 1, ये 1, ये वाला 1 है तो यहाँ पर -1, ये a है तो माइनस a, ये a है तो माइनस a, ये वाला a यहाँ पे माइनस होगा, यही वाला a यहाँ पर भी माइनस होगा। अब कैंसिलेशन कर लें, जो पॉसिबिलिटी आ रही है कैंसिलेशन में, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर आ रहा है 3a प्लस एक्स 1 0 0 a x 0 a 0 x। अब एक्सपेंड करेंगे हम इसको C1 से, एक्सपेंड बाय C1, तो 3a एक्स पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर 1 1 को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x 0 0 x -0 प्लस 0। तो यहाँ पर 3a प्लस एक्स पहले से मौजूद है। अब यहाँ पर हम इसको डिटर्मिनेंट AC माइनस BD लगा लेते हैं। आपके ये एक और स्टेप में लिख देता हूँ, x² -0, आगे क्या आ जाएगा, ये x² में से 0 माइनस करेंगे तो x², ये लिख दिया, और 3a प्लस एक्स आ गया, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन को देख लें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 और 15। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लूँ कॉलम वाइज। 1 अल्फा, अल्फा लिखा हुआ है तो देखें यहाँ पर बीटा गैमा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बीटा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गैमा अल्फा। तो यहाँ पर देखें 1 लिखा हुआ है तो यहाँ गैमा है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा। और प्रूफ किसके इक्वल करना है, प्रूफ करना है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गैमा, गैमा माइनस अल्फा, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखें हम, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि हम रॉज को ऐड करते हैं रॉज में, ठीक है, या कॉलम्स को कॉलम्स में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम बन आ जाए। बट यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 12 में पहले से जो रॉ है वो आपको 1 मिली है पहले से ही, मतलब रॉ 1 जो अगर आप चेक करें तो 1 1 1 लिखा हुआ है। तो मैंने ये भी बताया था कि जब रॉ आपके पास 1 1 1 हो तो कॉलम को सब्ट्रैक्ट करवाइएगा, और अगर आपके पास कॉलम सेम है तो रॉस को सब्ट्रैक्ट करवाइएगा। तो यहां पर अब मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, ठीक है, लिख लेता हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद यहां पर मैं प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूंगा, और वो प्रॉपर्टी क्या होगी, सब्ट्रैक्ट
C1 देखें, अब मेरे पास रॉ सेम है तो C1 को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा फ्रॉम C2 एंड C3। इस क्वेश्चन को आपने जरा समझना है अच्छी तरीके से। अब यहां पर क्योंकि C1 को सब्ट्रैक्ट करवाना है तो C1 तो सेम रहेगी आपके पास यहां पर, तो C1 कॉपी कर दें। अब 1 बीटा गैमा एल्फा, यहां क्या लिखा हुआ है 1 गैमा एल्फा बीटा। सब्ट्रैक्ट क्या करवा रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट हमने करवाई है C1, सब्ट्रैक्ट C1 फ्रॉम C2। C2 क्या है 1 बीटा गैमा एल्फा, तो यहां पर C1 के एलिमेंट्स कौन से 1, यहां पर 1 माइनस कर दें। एल्फा है तो माइनस एल्फा कर दें, बीटा गैमा है तो बीटा गैमा कर दें। ठीक है, अब यहां पर C3 में से भी C1 ही माइनस करनी है, तो यहां पर 1 लिखा हुआ है तो 1, यहां पर एल्फा है तो यहां पर माइनस एल्फा, यहां बीटा गैमा है तो यहां पर बीटा गैमा। यहां पर आपके पास ये, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो यहां पर आ गया 1 एल्फा बीटा गैमा, यहां पर आ रहा है 0, यहां पर क्या लिखा हुआ है बीटा माइनस एल्फा। अब आप यहां देखें क्या लिखा हुआ है बीटा माइनस एल्फा, राइट हैंड साइड पर अगर मैं देख रहा हूं तो एल्फा माइनस बीटा है, तो मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं माइनस। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा यहां पर, तो यहां पर मेरे पास जो एल्फा है माइनस का है तो वो प्लस में हो जाएगा, बीटा प्लस का है तो माइनस का। दोबारा बता देता हूं, यहां पर बीटा माइनस अल्फा लिखा है तो बीटा माइनस अल्फा लिख सकता हूं, क्योंकि राइट हैंड साइड पर अल्फा माइनस बीटा प्रूफ करना है, तो यहां पर मैंने माइनस कॉमन लिया यहां पर A22 में से, तो यहां पर माइनस कॉमन आया तो अल्फा माइनस बीटा रिमेनिंग। अब ये माइनस क्यों कॉमन लिया, जबरदस्ती अपने खुद लिया है माइनस कॉमन, तो माइनस अल्फा है तो यहाँ पर प्लस अल्फा, बीटा प्लस का था तो माइनस बीटा। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है गैमा, गैमा कॉमन लिया तो रिमेनिंग देखें क्या आ रहा है अल्फा माइनस बीटा। आई बात समझ में। इसी तरह यहां पर 1 माइनस 1 करूंगा तो 0। अब गैमा माइनस अल्फा, ये देखें गैमा माइनस अल्फा लिखा हुआ तो इसको कॉपी इसी तरह लिखूंगा। इन दोनों में बीटा कॉमन आ रहा है, जब बीटा कॉमन ले रहा हूं A3/3 में से, तो यहां पर अल्फा माइनस गैमा बच रहा है, तो यहां पर मुझे चाहिए गैमा माइनस अल्फा, तो मैं माइनस और बीटा कॉमन ले लेता हूं, रिमेनिंग मेरे पास आएगा गैमा माइनस अल्फा। अब यहां पर एक और आपको चीज समझानी है। अगर हम मैं यहां देख रहा हूं तो C2 में यहां पर कुछ भी नहीं है, 0 है, यहां अल्फा माइनस बीटा है, यहां अल्फा माइनस बीटा है। C3 में गैमा माइनस अल्फा है, गैमा माइनस अल्फा है। तो यहां पर अगर मैं 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर 0 आता है। तो मैं यहां पर अगर अल्फा माइनस बीटा लिखना चाहूं तो अल्फा माइनस बीटा को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह गैमा माइनस अल्फा यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है, बट अगर मैं लिख भी देता हूँ उसको, अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी लिख देता हूं, ये सिर्फ जो रेड से लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है। यहां प्रॉपर्टी लिखूंगा टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3 एंड C2। कॉमन ले लें C2 और C3 में से, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है C2 से अल्फा माइनस बीटा और C3 से आ रहा है गैमा माइनस अल्फा। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट आपके पास बच रहा है वो है 1 अल्फा बीटा गैमा, यहाँ पर है 0, 0 ही था, यहाँ पर -1, यहाँ पर गैमा, यहाँ पर 0, यहाँ पर गैमा माइनस अल्फा चला गया बाहर तो 1, और यहाँ पर जस्ट बीटा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा आ गया, गैमा माइनस अल्फा, तो ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। जस्ट इसको जब हम डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा माइनस गैमा आएगा। तो अब यहाँ पर देखें क्योंकि रॉ में 2 जीरोज हैं तो अब एक्सपेंड करूंगा R1 से, जो मैंने शुरू में आपको क्वेश्चंस करवाए थे, एक्सपेंड बाय R1। तो यहां पर मेरे पास पहले से लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा, बीटा गैमा माइनस अल्फा, एक्सपेंड करूंगा R1 से लिखा है तो 1, यहाँ रहा है -1 गैमा, 1 बीटा, -0 + 0, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा गैमा माइनस अल्फा, और यहाँ पर जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो माइनस बीटा
ठीक है, क्या रहा है, माइनस बीटा, और यहाँ पर मैंने कॉमन लिया था माइनस का बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस कर लें सही, क्योंकि माइनस बीटा कॉमन लिया था तो गैमा माइनस अल्फा आया था, तो यहाँ पर ये माइनस बीटा है, यहाँ पर भी ये माइनस बीटा है, तो -1 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये -1 है, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, AC माइनस BD होता है, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस बीटा, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बीटा, हटा ही देता हूँ प्लस, या बल्कि लगा देता हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये माइनस जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं तो प्लस हुआ है, और माइनस फॉर्मूले का, गैमा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गैमा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब ये आ गया अल्फा माइनस बीटा, गैमा माइनस अल्फा। अब बीटा में से गैमा माइनस करेंगे तो सिर्फ बीटा माइनस गैमा आएगा। अब आपके पास जो राइट हैंड साइड लिखी हुई थी अरेंज करके लिख लें, पहले लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा, सेकंड पे लिखा हुआ है बीटा माइनस गैमा, और थर्ड में लिखा हुआ है गैमा माइनस अल्फा। तो ये आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो हो गई है प्रूफ, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 में दोबारा बता दूं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और दूसरा एडजॉइंट 3x3 मैट्रिक्स का किस तरह फाइंड किया जाता है वो है। 2x2 भी है, बट 2x2 हम मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, उससे रिलेटेड नहीं करेंगे। 3x3 का मैट्रिक्स का जो आपका एडजॉइंट है वो फाइंड करना किस सीखेंगे, क्योंकि एडजॉइंट जब आप फाइंड करना सीख जाएंगे तो एक्सरसाइज 4.4 में हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देख लेते हैं। तो पेज नंबर 123 पर आपके पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की आपके पास डेफिनेशन है, जरा वो पढ़ लें एक दफा। पेज नंबर 123 दोबारा बता देता हूँ, पेज नंबर एक्सरसाइज 4.3 में आप पहले रीड कर लें 1 2 3, फिर 4.3 एक्सरसाइज जो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। उसमें आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पर मतलब है 2x2 या 3x3। स्क्वायर मैट्रिक्स जो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास बुक होगी, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैंने आपको बता दिया कौन से पेज पर है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है 2x2 मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2x2 का, या स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर हो 3x3 का। तो ऑर्डर यहां पर है अब 3x3 का है, तो ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 1x1, इसमें एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है, ये रॉ कॉलम है, ये रॉ है। ठीक है, अगर इस तरह देखें तो ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, तो 2 रॉज हैं, 2 कॉलम्स हैं, रॉ इनटू कॉलम आपके पास फॉर्मूला होता है। इसी तरह C1 C2 C3, R1 R2 और ये R3 है, तो इसका भी ऑर्डर क्या है 3x3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कह रहे हैं अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, अब जैसे उन्होंने कहा है A मैट्रिक्स है कोई भी और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सिंगुलर होगा, कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। दोबारा बता रहा हूं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। तो आपने यहां पर एक्सपेंशन सीखनी है। क्या सीखनी है, एक्सपेंशन। जो हुजैफा आपको समझ में नहीं आई थी, अब हम दोबारा एक्सपेंशन करेंगे क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज 4.3 में पार्ट 2 में सॉल्व कर रहा हूं 3x3 मैट्रिक्स का, 2x2 का नहीं, 3x3 का। तो 4.3 में आप भी जो पार्ट 2 है वो कॉपी कर लें। क्या लिखा हुआ है, 1 0 10 20 0 30 0 10 20। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है A, लेट A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आप एक्सपेंड किस तरह करना चाहते हैं, R1 या C1, वो आपकी मर्जी है। तो एक्सपेंड बाय, मैं यहां कर देता हूं
R1। एक्सपेंशन के लिए आपके पास ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट, तो 1। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, डायरेक्ट 1 आया इस तरह, ठीक है। तो 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 300। तो ये आ गया माइनस। अब क्योंकि मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट करना है, उस तरह नहीं करना जिस तरह मैं अब आपको करवा रहा था, जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे अब हम आगे डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे। तो यहां पर ये 1 फिंगर्स रखें अपनी कॉलम में जहां पर ये 1 नजर आ रहा है, और रॉ में भी, क्योंकि इसका ऑर्डर है A11। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, जो 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं उसको AC माइनस BD से सॉल्व करेंगे तो ये A, ये C, सॉरी हाँ AD माइनस BC करेंगे तो आंसर आपके पास ये आ रहा होगा, चेक कर लें। माइनस फॉर्मूले का सेकंड एलिमेंट है R1 में 20। अब 20 के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रॉ रिमूव, क्योंकि इसका जो नंबर है वो क्या है, फर्स्ट रॉ डिलीट होगी, सेकंड कॉलम डिलीट होगा। 1 2 जनरलाइज फॉर्म मैंने आपको 4.1 में बताई थी। तो 1 2 का मतलब है जो यहां लिखा हुआ है इसको डिलीट कर दें। तो ये दोबारा बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है, ये फर्स्ट रॉ को डिलीट करें, सेकंड कॉलम को डिलीट करें, 4 एलिमेंट आ रहे हैं, 0 को 20 से मल्टीप्लाई करें 0, 10 को 10 से करें 100। चेक कर लें एक दफा, टाइम दे रहा हूं। फिर प्लस फॉर्मूले का थर्ड एलिमेंट क्या है, 0। आंसर तो वहां पर 0 ही आएगा, बट मैं फिर भी आपको थर्ड एलिमेंट बता देता हूं कि इसके अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट किस तरह आते हैं। A13, 0 का नंबर क्या है, A13। इसका मतलब है फर्स्ट रॉ को डिलीट करें, थर्ड कॉलम को, ये कॉलम डिलीट, रॉ डिलीट। 0 मल्टीप्लाई बाय 30 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0। तो यहां पर -300 हो जाएगा, क्योंकि बाहर 1 लिखा हुआ तो 1 लिख देता हूं। ये -20 है, ये -100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। तो -300 -20 को मल्टीप्लाई करवाएं -100 से, तो आपके पास यहां पर माइनस माइनस प्लस एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1700। तो 1700 आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं आया, इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 नहीं आया, इट मींस ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप यहां लिखेंगे इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जिनको अब प्रॉब्लम्स होंगी याद रखिएगा, प्रैक्टिस कर लें डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करने के लिए। अब मैं यहाँ पर वो 4 एलिमेंट्स जो इस तरह लिखता था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह लिखता था, इस तरह जो लिखता था वो नहीं लिखूंगा अब, ठीक है। आपने डायरेक्ट डायरेक्ट करके मुझे बताना है, और जब मैं माइक्स के लिए आपको कहूँ कि प्लीज़ अनम्यूट कर लें आप, तो मुझे आप प्लीज़ काइंडली अनम्यूट होने के बाद आंसर दे दें। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो इसको लिख लें जल्दी से।
इसके बाद आपके पास जो पार्ट 1 है, आवाज नहीं आ रही थी, इत्तेफाक से देखा तो माइक ऑन नहीं था, ऑफ था। तो बहरहाल अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पर ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके बाद आप पार्ट 1 जो है वो सॉल्व कर लें। पार्ट 1 AD माइनस BC के फॉर्मूले से होगा, तो ज़रा वो करें सॉल्व और फिर मुझे बताएं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। वो तो अब आपको AD माइनस BC का फॉर्मूला पता है, तो हम लेट ए सपोज करके यहाँ पर 2√2 और 12√72। अब याद रखिएगा ये जो आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि रूट्स वगैरह लगे हुए हैं तो कैंसिलेशन हो जाएगी इजीली। तो पार्ट 1 ज़रा सॉल्व कर लें इसका। क्या रहा है जी, तो यहाँ पर हम माद ने कहा है, पता नहीं क्वेश्चन मार्क यहाँ पर शो कर रहे हैं वो चैट में। तो 7 कह रहे हैं सर ये सिंगुलर आ रहा है क्योंकि 0 आया है, शायद इस तरह कुछ लिखा है इन्होंने। 4.3 में एक्सपेंड दूसरी तरीके से नहीं हो रहा, वही तरीका है जो 4.2 में करवाया था। आप देखेंगे सेकंड स्टेप नहीं होगा, डायरेक्ट थर्ड स्टेप होगा उसमें, या फर्स्ट स्टेप नहीं होगा सेकंड होगा। तो आप एक्सपेंशन सीखें डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली आप एक्सपेंशन कर सकते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर कह रहे हैं आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कह रहे हैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें अगर आपके पास ये जो मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है वो आपके पास क्या है, सिंगुलर। तो यहां पर पार्ट 1 के अंदर आपके पास 2 का पार्ट 1 दिया हुआ है, लैम्डा 2 3 4। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब 0 के बराबर होगा तो यहां पर अब आप AD माइनस BC का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें, लैम्डा को 4 से मल्टीप्लाई करें, देखें 4 लैम्डा, ठीक है, माइनस 3 2 जा 6। अब देखें ये भी तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, इसी तरह मैं वहां पर भी इसी तरह लिख रहा था। तो -6 को उधर शिफ्ट कर दें तो 4 लैम्डा इक्वल्स टू 6, लैम्डा इक्वल्स टू 6/4 और लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 3 जा 6 2 2 जा 4। ये आ गया आपका पार्ट 1। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 3/2। अब इसी तरह देख लें आपके पास ये पार्ट 2 है 3/3 मैट्रिक्स का, मैं किस तरह एक्सपेंड करूंगा इसको। ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 3/3 का ये भी सिंगुलर है, कह रहा है 4 0 9 8 लैम्डा -8 2 2 4। ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, 0 के बराबर आ गया। अब ये 5 एक्सपेंड बाय R1 लिखूंगा मैं, पहले क्या लिखूंगा ताकि उनको पता चले जो भी है चेकर्स वगैरह कि आप एक्सपेंड किस तरह कर रहे हैं। एक्सपेंड बाय R1, R1 अब आपको पता होनी चाहिए R1 है कौन सी और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो R1 के अंदर पहला एलिमेंट है 5, ठीक है, 5 है A1/1 में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट। तो 4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा 4 लैम्डा माइनस फॉर्मूले का, अच्छा ये कॉलम और ये रो डिलीट हुई है तो 4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया था 2 8 जा 16 -16, तो ये हो जाएगा प्लस का 16। अब देख लें ये किस तरह लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहां पर हाइलाइटर भी जानबूझ के यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवानी है। बार बार हाइलाइटर मैंने यूज किया था उस वक्त में, अब यूज नहीं कर रहा। 5 कौन सी पोजीशन पर है, वो रॉ डिलीट और कॉलम डिलीट कर दें। जब डिलीट करेंगे 4 एलिमेंट्स आपके पास बचेंगे, उनको आपस में AD माइनस BC से सॉल्व करें। सेकंड में माइनस आता है, फिर 8 यहाँ पर सेकंड पोजीशन है, इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, डिलीट कर दें। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 9 2 जा 18। थर्ड है प्लस फॉर्मूले का 2 R1 में, ठीक है, इसकी पोजीशन है 1/3। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0, लैम्डा को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब इसको आप देख लें कि मैंने ये किस तरह लिखा है। अच्छा जी, अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो 5 4 20 लैम्डा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें
16 मल्टीप्लाई बाय 5 80 आंसर आ रहा है। माइनस माइनस प्लस, 8 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 144 आ रहा है। तो माइनस माइनस प्लस 144 प्लस माइनस माइनस 2 9 द 18 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 20 लैम्डा में से 18 लैम्डा माइनस करेंगे तो 2 लैम्डा, 80 में 144 ऐड करेंगे 224 प्लस 224 इक्वल्स टू 0। तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 224, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 224 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 112 माइनस का। तो यहां पर इसको देख लें, ऑब्जर्व कर लें, उसके बाद मैं यहां पर क्लास ऑफ कर रहा हूं।